मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 3 का व्याकरण का बुक पढ़ेंगे जिसका नाम है व्याकरण सुरभि। इस बुक का पहला अध्याय है अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने आवश्यकताओं को दूसरे को बता सकते हैं, ठीक, अपने मन के भाव को दूसरे को समझा सकते हैं। इसके लिए हम ज़रा गौर करें कि जब बच्चे छोटे होते हैं, जब उनका जन्म होता है, जन्म के बाद लगभग 1-2 वर्ष के बाद जब हम उसे देखते हैं तो अपने बातों को इशारों में समझाने की कोशिश करता है। थोड़ा सा और समय बीतने पर वही बच्चे जो है थोड़े टूटी भाषाओं में कुछ बोलने लगते हैं, तुतला कर बोलने लगते हैं, ठीक है, जिनकी बोली स्पष्ट तो नहीं होती है फिर भी लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। वो बच्चा जो है धीरे धीरे सीखता है कि कैसे बोला जाता है, ठीक है, लोग मेरे बातों को कैसे समझेंगे। जब बच्चे 3 साल के होते हैं तब उन्हें स्कूल में भर्ती कराया जाता है, जहां उन्हें अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान, पढ़ना लिखना सब सिखाया जाता है, ठीक है। तो हमने देखा कि कोई भी व्यक्ति बोलने के लिए सबसे पहले जो है या अपने मन के भाव को दूसरे को बताने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग करता है उसे हम भाषा कहते हैं, ठीक है। भाषा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है, ठीक है। भाषा का बहुत ही महत्व है हमारे इस मानव जीवन में, ठीक है। चलते हैं तो भाषा का अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा क्या होता है, तब मन, भाव और या विचार का आदान प्रदान करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। यह भाषा की परिभाषा है, ठीक है। जो मन के भाव और विचार को आदान प्रदान करने के लिए, बांटने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, मुंह से बोलने वाली भाषा मौखिक और लिखने वाली भाषा लिखित, ठीक है। यानी कि मौखिक और लिखित 2 प्रकार की भाषाएं होती हैं। चलिए आते हैं, सबसे पहला भाषा था हमारा मौखिक भाषा। वाणी द्वारा भाव या विचार को व्यक्त करने का माध्यम ही मौखिक भाषा है। यानी कि हम जो कुछ बोलते हैं, बोलकर दूसरे को बताते हैं उसे हम मौखिक भाषा है। उदाहरणार्थ यहाँ पर देख रहे हैं एक बूढ़े व्यक्ति एक युवा व्यक्ति को जो है कुछ समझा रहे हैं, तो इस समय अब ये बोलकर समझा रहे हैं, ठीक है, और ये भी बोलकर समझ भी रहे हैं और समझा भी रहे हैं, उसका जवाब भी दे रहे हैं। इस तरह से जो जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। वहीं पर एक बालक जो है कॉपी पर लिख रहा है कलम के माध्यम से, इसके द्वारा प्रयोग किया गया भाषा लिखित भाषा कहलाता है। आइए हम देखते हैं कुछ और उदाहरण इसमें दिया गया है। जैसे नेताजी माइक पर कुछ भाषण देते हैं तो इस समय कलम कॉपी लेकर के भाषण नहीं देते हैं, बल्कि बिना कलम कॉपी लिए माइक पर अपने बातों को रखते हैं, जिसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। इस तरह से टीवी पर जो कुछ प्रचार प्रसार किया जाता है उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जब कोई गुरुजी संदेश देते हैं तो वो भी एक ही प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। कौन सी भाषा? तो मौखिक भाषा, ठीक है। आते हैं अब लिखित भाषा। लिखित भाषा जिसे हम लिख करके व्यक्त करते हैं अपने ज्ञान विज्ञान, अपने मन के भाव को, ठीक है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। किताबों में जो ज्ञान विज्ञान की बातें लिखी रहती है, ठीक है, उसमें भी लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है। लिखित भाषा के माध्यम से पत्र पत्रिकाएँ, समाचार पत्र, पुस्तकें, विज्ञापन पत्र, ये सब जो है लिखा रहता है लिखित माध्यम के भाषा से, ठीक है। लिखित भाषा के माध्यम से इसमें छपा रहता है। चलिए देखते हैं भाषा जो है कितने प्रकार के प्रचलित है। तो हमारे देश में कई प्रकार की भाषा है, जिनमें से 22 मुख्य भाषाएं हैं। उनमें कुछ का नाम यहाँ पर दिया गया है, जैसे संस्कृत, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ आदि, ठीक है। इस तरह से 22 भाषाएं प्रमुख भाषाएं हैं, और इससे तो हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं प्रचलित हैं, ठीक। चलिए देखते हैं कि ये तो हमारे देश की भाषाएं हैं, ठीक है। कुछ भाषाएं ऐसे भी हैं जो विदेशों में प्रचलित है, जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, अरबी, ये सब जो है विदेशों में प्रचलित भाषाएं हैं। प्रत्येक भाषा प्रत्येक भाषा का ध्वनि चिन्ह होता है, जिन्हें हम लिपि कहते हैं। हिंदी का भी एक अपना लिपि है। हमारा देश भारत में एक भाषा राष्ट्रभाषा है जिसे हम हिंदी कहते हैं,
और हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है। इस प्रकार से अन्य भी भाषाएं हैं जिनका प्रयोग जो है अलग अलग लिपियों में किया जाता है। इस तरह से हमारा भाषा का यह जो अध्याय था वो पूर्ण होता है। चलते हैं, इसमें एक और टॉपिक है व्याकरण। हम इस भाषा का अध्ययन व्याकरण के अंतर्गत पढ़ते हैं, तो हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि व्याकरण क्या होता है। तो व्याकरण वह विद्या है जो हमें शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और समझना सिखाता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण वह विद्या है जो हमें शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और समझना सिखाती है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है। इस तरह से जो है हमारा ये चैप्टर जो है अध्याय जो है पूर्ण होता है। अब इस अध्याय में कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, कुछ खाली स्थान दिए गए हैं। ठीक है। कुछ सही गलत के प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें हमें पूर्ण करना है। तो पहला प्रश्न है, भाषा से आप क्या समझते हैं, लिखिए। तो हमने इधर देख लिया था कि भाषा किसे कहते हैं, तो भाषा की परिभाषा पूछ रहा है, तो भाषा की परिभाषा लिखेंगे। ये हमारे पहला प्रश्न का उत्तर था। चलिए, हमारा पहला प्रश्न जो है कंप्लीट हो गया है। दूसरा प्रश्न है, भाषा के द्वारा किसका आदान प्रदान किया जाता है, तो अपने भाव और विचार को। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा प्रश्न है, भाषा के मुख्यतः कितने रूप होते हैं, तो भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, आपको इधर दिखाए थे। ठीक है, भाषा के 2 मुख्य रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा, एक लिखित भाषा। समझ में आया? ये हमारा हो गया 3 है ना, 3 नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, ये हमारा 3 नंबर प्रश्न का उत्तर है। चलते हैं अब भाषा के बाद जो है तीसरा प्रश्न हो गया है। चौथा प्रश्न है, मौखिक और लिखित भाषा में अंतर लिखिए। ठीक है, तो मौखिक और लिखित भाषा में अंतर लिखने के लिए हम इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं। जैसे लिखित भाषा में पुस्तकें छापी जाती है, जबकि मौखिक भाषा में प्रवचन दिए जाते हैं। ये हो गया हमारा, इस प्रश्न का भी उत्तर हो गया। मौखिक और लिखित भाषा का उत्तर क्या रहा था लिखने के लिए, जिसका प्रयोग हमने यहाँ से किया है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस प्रश्न का उत्तर है। आइए देखते हैं अंग। इस प्रश्न का उत्तर क्या है, तो भाषा के सांकेतिक रूप का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो यातायात में, या यातायात संकेतक में, यातायात संकेतक में। ठीक है, संकेतिक भाषा, मूक बधिर के समक्ष। ठीक है, मूक बधिर मतलब जो बोल नहीं सकते हैं। इस तरह से जो है हम कई लोगों के बीच में रख सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। अगला है व्याकरण का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, व्याकरण क्या करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर तो हो ही गया, इसका भी प्रयोग कर ही लेते हैं। तो ये कितना नंबर पर है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 नंबर प्रश्न का उत्तर। व्याकरण की परिभाषा लिखना है, तो ये 6 नंबर का उत्तर यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, आप इसको लिख लीजिएगा। चलते हैं अब अंतिम प्रश्न की ओर। तो हमारा ये अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न में देख रहे हैं, पाठ में दी गई भाषाओं के अतिरिक्त 5 अन्य विदेशी और भारतीय भाषाओं के नाम लिखिए। तो ठीक है, इसके लिए हमें एक कॉपी का प्रयोग करना होगा। तो चलिए आते हैं, हम लोग प्रयोग करते हैं कलम और कॉपी की। ठीक है, तो हमने जो है आखिरी प्रश्न का उत्तर लिख लिया है, आप इसे रोक करके लिख लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका सारे प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गया है। चलते हैं अब जो आय की ओर। तो हमारे पास जो है अब आगे है सही गलत
प्रश्न का जो है देना है उत्तर। जैसे भाषा के 7 रूप होते हैं, ये तो सरासर गलत है। उसी तरह अपने विचारों को हम भाषा के द्वारा व्यक्त करते हैं, हाँ ये सही है। सांकेतिक भाषा में संकेत का प्रयोग किया जाता है, ये तो सही है, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है, नहीं महत्व तो बहुत है, ठीक है, तो ये हो गया गलत। ये पत्र मौखिक भाषा में लिखा जाता है, पत्र नहीं, वो तो लिखित भाषा में लिखा जाता है, तो ये भी गलत है। व्याकरण से भाषा की शुद्धता का ज्ञान होता है, सही है। ज्ञान विज्ञान का संग्रह मौखिक भाषा में ही किया जाता है, नहीं ये गलत है। गूंगे व्यक्ति सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, हाँ ये सत्य है। कन्नड़ एक विदेशी भाषा है, नहीं ये गलत हो गया, ये भारतीय भाषा है। चलिए अब आपके लिए इसमें कुछ कार्य को जो है हम छोड़ते हैं। जैसे एक काम को हम करके लिख देते हैं और बाकी आपको करना है। विद्यालय में प्रार्थना जो है किस भाषा में किया जाता है, मौखिक या लिखित भाषा में? तो प्रार्थना जो है मौखिक भाषा में किया जाता है, लिखेंगे मौखिक, ठीक है। सूचना पट्ट नोटिस बोर्ड जो होता है उस पर जो है परीक्षा फल यानी कि रिजल्ट चिपकाया जाता है, तो किस भाषा में? लिखित भाषा में, तो लिखना है लिखित, ठीक है। इस तरह से जो छूटा हुआ है उसे आप बनाइएगा। और आखिरी प्रश्न है, तो खाली जगह डैश द्वारा अपने मन की बात प्रकट की जाती है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा भाषा। रेडियो पर समाचार भाषा का मौखिक रूप है, मौखिक रूप है। लिपि जो है सो लिखित भाषा का अंग है। हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। डैश से हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, व्याकरण से, ठीक है। इस तरह से हमारा ये जो अध्याय है वो पूर्ण हो जाता है प्रश्न उत्तर के साथ में, ठीक है। तो अब जो छोड़ दिए हैं इसे आप लोगों को कंप्लीट करना है, बाकी जो है इसका फेयर बढ़िया से कर लीजिएगा कॉपी में, और प्रश्न उत्तर को लिखने में कोई गड़बड़ी नहीं कीजिएगा। आशा करते हैं आप अच्छे से समझ पाए होंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।